तो आज हम उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट यमकेश्वर सीट नंबर 36 पर गहराई से नजर डालेंगे। देखिए, ये सिर्फ चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे एक राजनीतिक सिस्टम को लोगों की भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए एक कारगर इंजन में बदला जा सकता है। हमारा फोकस सिस्टम पर होगा, किसी व्यक्ति पर नहीं। और हमारा मकसद है शासन का एक ऐसा खाका तैयार करना जो डेटा पर आधारित हो और जिसका एक ही लक्ष्य हो, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। तो इस पूरी पड़ताल में हम 6 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम यमकेश्वर की जमीनी हकीकत को, वहां के लोगों की नब्ज को समझेंगे। फिर चुनावी जनादेश के जो आंकड़े हैं उन्हें बारीकी से देखेंगे। इसके बाद नतीजों के पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है उसे डिकोड करेंगे। पिछले 5 चुनावों के पैटर्न पर भी नजर डालेंगे और फिर इन सब की बुनियाद पर शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट और सत्ता की जिम्मेदारी क्या होती है, इस पर बात करेंगे। देखिए, किसी भी रणनीति की शुरुआत वो जमीन को समझने से ही होती है। यमकेश्वर की मिट्टी, वहां के लोग, उनकी रोजी रोटी का संघर्ष, ये सब मिलकर क्या कहानी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी को ही सुनते हैं। नक्शे पर देखें तो यमकेश्वर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का एक ग्रामीण पहाड़ी इलाका है। लेकिन बात सिर्फ भूगोल की नहीं है। ये पहाड़, ये घाटियां, ये रास्ते, ये सब यहाँ रहने वाले लोगों की पहचान का एक अटूट हिस्सा हैं। उनकी चुनौतियां और उनकी उम्मीदें दोनों इन्हीं पहाड़ों से जुड़ी हैं। और अगर राजनीति को सफल होना है तो इस गहरे रिश्ते को समझना बेहद जरूरी है। इन खूबसूरत पहाड़ों के पीछे असल में 3 गहरे संकट छिपे हैं जो दशकों से यहाँ के समाज पर असर डाल रहे हैं। पहला, खेती का संकट। दूसरा, ग्रामीण बेरोजगारी। और तीसरा, जो इन दोनों का सीधा नतीजा है, युवाओं का पलायन, यानी यूथ आउट माइग्रेशन। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं है, नहीं, ये यहाँ के हर घर की रोजमर्रा की सच्चाई है। और यही सच्चाई राजनीतिक हवा का रुख तय करती है। यमकेश्वर के ही एक वोटर की एक बात पूरी आर्थिक कहानी को बस एक लाइन में बता देती है। वो कहते हैं, जमीन छूटी, आमदनी नहीं। सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि वो जो सीढ़ीदार खेत तस्वीरों में सुंदर दिखते हैं ना, वो एक परिवार का पेट पालने के लिए काफी नहीं है। और जब खेती से आमदनी नहीं होगी तो जाहिर है युवा रोजगार के लिए शहरों की तरफ भागेंगे। और यही पलायन यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक दोनों ताने बाने को कमजोर कर रहा है। तो चलिए अब जमीन की भावनाओं से निकलकर उन सख्त आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं जो चुनावी हकीकत को बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ बयान करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सच तो यह है कि अंकगणित बहुत मायने रखता है। साल 2022 की बात करें तो यमेश्वर की वोटर लिस्ट में 90,838 नाम दर्ज थे। ये संख्या इस क्षेत्र के लोकतांत्रिक पैमाने को दिखाती है। मतलब 90,000 से ज्यादा उम्मीदें, 90,000 से ज्यादा आवाजें। और याद रखिए, हर एक वोट की गिनती होती है और हर वो वोट जो नहीं पड़ता वो भी अपने आप में एक कहानी कहता है। और यहाँ की कहानी सच कहूं तो थोड़ी चिंताजनक है। कुल वोटरों में से सिर्फ 53% ने वोट डाला। इसका मतलब है कि लगभग 47% लोग वोट देने आए ही नहीं। ये सिर्फ उदासीनता नहीं हो सकती। एक रणनीतिकार के तौर पर जब हम इस आंकड़े को देखते हैं तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या इस कम मतदान का सीधा रिश्ता युवाओं के पलायन से है? क्या ऐसा है कि काम करने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा चुनाव के दिन अपने गांव में होता ही नहीं, या फिर ये सिस्टम से एक तरह की खामोश नाउम्मीदी है? इस सवाल का जवाब ढूंढना किसी भी राजनीतिक बदलाव की पहली सीढ़ी है। अब 2022 के नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बीजेपी को मिले लगभग 59% वोट्स, जबकि कांग्रेस को मिले 37%। यानी दोनों के बीच करीब करीब 22 पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा फासला। ये एक तरफा जीत थी। विपक्ष के लिए ये फासला एक पहाड़ जैसा है और इसे पार करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक रणनीति की जरूरत पड़ेगी। चलिए इस डैशबोर्ड से तस्वीर को और जूम इन करके देखते हैं। वोटरों की संख्या में थोड़ी बढ़त हुई है। महिला पुरुष का अनुपात लगभग बराबर है, जो अक्सर पहाड़ी इलाकों में पुरुषों के पलायन का एक इशारा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सिग्नल है वोटिंग परसेंट में लगातार गिरावट। 10 साल में लगभग 7% की कमी। और मुद्दे आज भी वही हैं जो 10 साल पहले थे। नौकरी, खेती, पलायन। इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, लोगों की बुनियादी समस्याएं जस की तस हैं, लेकिन शायद सिस्टम पर उनका भरोसा कम हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नतीजे आते क्यों हैं? क्या हुआ
इससे आगे बढ़कर अब हमें क्यों हुआ ये समझना होगा। और यहां हमारा फोकस किसी नेता या पार्टी पर नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर होगा जो बार बार ऐसे ही नतीजे पैदा कर रहा है। तो हमारा जो सेंट्रल सवाल है वो ये है, आखिर वो कौन से गहरे पैटर्न्स हैं, वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो यमकेश्वर में लगातार ऐसे चुनावी नतीजे दे रही हैं। क्योंकि इन पैटर्न्स को समझे बिना कोई भी रणनीति बनाना, सच कहूं तो हवा में तीर चलाने जैसा ही होगा। तो चलिए यमकेश्वर की राजनीति को चलाने वाले 5 मुख्य डायनामिक्स को समझते हैं। पहला है स्विंग वोटर्स का बंटवारा। ये वो वोट हैं जो कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों में बंट जाते हैं, जिससे विपक्ष कमजोर पड़ जाता है। दूसरा है कम मतदान, जिसकी बात हम कर चुके हैं। तीसरा, जिसे हम जियो कास्ट फुटप्रिंट कहते हैं, यानी बीजेपी ने बहुसंख्यक सामान्य जातियों के वोटों को भौगोलिक तौर पर अपने पक्ष में मजबूती से कंसोलिडेट कर लिया है। चौथा, मुद्दों का वेक्टर। यहां ग्रामीण संकट मौजूदा दल की सबसे बड़ी कमजोरी है। और पांचवां है नैरेटिव का प्रवाह, यानी कहानियों की लड़ाई, जिसमें अक्सर बीजेपी की राष्ट्रीय कहानी कांग्रेस के स्थानीय मुद्दों पर भारी पड़ जाती है। इस नैरेटिव की लड़ाई को जरा और करीब से देखते हैं। एक तरफ है बीजेपी का टॉप डाउन नैरेटिव, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, राष्ट्रीय विकास की बातें, मोदी की गारंटी और केंद्र की योजनाएं। अब इसके सामने टिकने के लिए विपक्ष को क्या चाहिए? उसे चाहिए एक बॉटम अप नैरेटिव, एक ऐसी कहानी जो यमकेश्वर की जमीन से निकले, स्थानीय मुद्दे, नौकरी, न्याय, रोजगार की हमारी गारंटी और हां, अंकिता भंडारी जैसे मामले जो सीधे सीधे लोगों की भावनाओं से जुड़ते हैं। असल में ये लड़ाई दिल्ली की कहानी और देवभूमि की सच्चाई के बीच की लड़ाई है। और नैरेटिव की इस लड़ाई के बीच एक जरूरी बात याद रखनी चाहिए, जो हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी मूल्य भी है। जानकारी के साथ सार्वजनिक तौर पर बोलना एक जिम्मेदारी है। बहस का आधार हमेशा तथ्य होने चाहिए, और इसका मकसद सिर्फ किसी पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि हर नागरिक के सम्मान, उसकी डिग्निटी को बनाए रखना होना चाहिए। जब राजनीति इस जिम्मेदारी को भूल जाती है तो लोगों का भरोसा टूटता है। देखिए, आज की तस्वीर को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। राजनीति एक दिन में नहीं बदलती। पिछले 5 चुनावों का यानी 20 साल का ट्रेंड हमें बताएगा कि यमकेश्वर आज इस मोड़ पर पहुंचा कैसे। ये आंकड़े एक बहुत साफ कहानी दिखाते हैं। जरा देखिए, 2002 से 2022 तक बीजेपी का वोट शेयर 37% से बढ़कर 59% हो गया। ये एक लगातार और स्थिर चढ़ाई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर 20 से 30% के दायरे में ही अटका रहा। 2022 में एक उछाल आया जरूर, लेकिन वो काफी नहीं था। सबसे बड़ी कहानी है दोनों के बीच बढ़ते फासले की, और ये फासला हमें बताता है कि एक पार्टी ने अपने वोट बेस को लगातार मजबूत किया है, जबकि दूसरी पार्टी एक तरह के ठहराव में है। तो ठीक है, अब तक हमने समस्या का निदान किया, उसकी जड़ों को समझा। अब हम समाधान की ओर बढ़ेंगे। ये वक्त है इस पूरे विश्लेषण को एक एक्शन प्लान में बदलने का। ये किसी भी चैलेंजर के लिए एक डेटा पर आधारित रोड मैप है, जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि असल में शासन करने के लिए है। एक अच्छा शासन लोगों के जीवन में एक निवेश की तरह होता है, जिसका रिटर्न वोटों में तो दिखता ही है, उनकी तरक्की में भी दिखना चाहिए। इसके 5 स्तंभ हो सकते हैं। पहला, नौकरी, यानी एक स्थानीय रोजगार गारंटी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और पानी जैसे वादों को पूरा करना। तीसरा, वेलफेयर का सबूत, मतलब योजनाओं का फायदा आखिरी घर तक पहुंचाना, सिर्फ कागजों पर नहीं। चौथा, शिकायत निवारण की एक तय समय सीमा। और 5वां और सबसे जरूरी, इन सब से ऊपर है भरोसा। और भरोसा सिर्फ और सिर्फ जवाबदेही से ही वापस जीता जा सकता है। तो इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन की योजना कैसी हो सकती है? मान लीजिए चुनाव में 90 दिन बाकी हैं, तो पहला काम रिसर्च और मोबिलाइजेशन, किसान सुनवाई जैसे कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का असली डेटा इकट्ठा करना। 60 दिन पहले मैसेजिंग, उसी डेटा के आधार पर रोजगार गारंटी जैसा एक छोटा फोकस्ड घोषणा पत्र बनाना। 30 दिन पहले मोबिलाइजेशन और काउंटर, अब घर घर जाकर तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी होगी। और आखिरी के 15 दिन सिर्फ एक काम, अपने वोटर को पहचानना और उसे बूथ तक पहुंचाना। और हां, इस 90 दिन की योजना में जाहिर है व्हाट्सएप ग्रुप्स और वोटर सर्वे जैसे डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल भी होगा। लेकिन यहां एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए। भारत के DPDP फ्रेमवर्क के तहत हमें हर हाल में लोगों की निजता यानी प्राइवेसी और उनकी सहमति यानी कंसेंट का सम्मान करना होगा। उनका डेटा सुरक्षित रखना हमारी नैतिक और कानूनी दोनों जिम्मेदारी है। टेक्नोलॉजी का मकसद लोगों को जोड़ना है, उनका डेटा जमा करना नहीं।
तो अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी हिस्से में हैं। देखिए, बात सिर्फ चुनाव जीतने तक की नहीं होती। असली बात तो ये है कि जीतने के बाद जो ताकत मिलती है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। सत्ता अपने आप में मंजिल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक आखिरी सवाल सबके सोचने के लिए यहां छोड़ते हैं। क्या एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाना मुमकिन है जहां निवेश पर मुख्य रिटर्न सिर्फ सत्ता हासिल करना न हो, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में आया वो सकारात्मक बदलाव हो जिसे हम नाप सकें? क्या राजनीति को सत्ता के इस खेल से ऊपर उठाकर गवर्नेंस की एक डेटा इंजीनियरिंग बनाया जा सकता है? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।